केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक आचार्य प्रकाश पांडे जी एवं समस्त परिसर परिवार की ओर से आपका स्वागत है। नाट्यशास्त्र व्याख्यान माला की तृतीय श्रृंखला में दिनांक 11 जून 2020 को प्रातः 11 बजे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक एवं प्रसिद्ध अभिनेता, निदेशक एवं लेखक श्री आलोक चटर्जी को हम सुनेंगे। उनके व्याख्यान का विषय रहेगा संस्कृत रूपकों के भेदक तत्व नाट्यशास्त्र की दृष्टि से। श्री आलोक चटर्जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आपने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में स्नातक की उपाधि एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान प्राप्त किया है। भारत भवन रंग मंडल में आप ए ग्रेड अभिनेता के पद पर रहे हैं। आपने भारत के प्रसिद्ध रंग निर्देशकों के साथ कार्य किया है, जैसे श्री कारंत जी, मोहन महर्षि, के.एन. पणिक्कर, रतन थियम, बंसी कौल इत्यादि। आपने देश विदेश में कई कार्यशालाओं का सफल आयोजन एवं लगभग 150 से अधिक नाटकों का मंचन देश के प्रसिद्ध रंग महोत्सवों में किया है। श्री आलोक चटर्जी को हम दिनांक 11 जून 2020 को प्रातः 11 बजे नाट्यशास्त्र अनुसंधान केंद्र के फेसबुक पेज पर लाइव सुनेंगे। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। मित्रों, आप सभी सकुशल स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, सृजनशील रहें और अपने परिजनों के साथ इस विश्वव्यापी महामारी में। ये काल हम सबके लिए अलग अलग तरह के अवसर और चुनौतियां लेकर भी आया है। पहली चुनौती तो यही कि इन दिनों अभी पारंपरिक रूप से रंगमंच होना संभव नहीं हो सकता और भविष्य के कुछ महीनों में भी ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता, उसके बाद ही होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके लिए एक आया है, बातचीत करने का विकल्प लेकर, विचार एक दूसरे तक पहुंचाने का विकल्प लेकर, अपने अनुभवों को बताने का एक विकल्प लेकर, क्योंकि हम में से बहुत से लोग एक दूसरे को देखते नहीं, एक दूसरे के काम को अच्छे से जानते नहीं। स्तर पे भी कुछ लोग को हम लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग को नापसंद, तो हम सोशल मीडिया पे भी उसी ढंग से अपना व्यवहार जारी रखते हैं जैसा हमारे जीवन में है। में ये अवसर बहुत अच्छा है कि या पर्सनल फेसबुक से या किसी पेज के माध्यम से अपने बातों को लेकर लाइव हो रहे हैं और हम सबका एक कनेक्शन बन रहा है। हम कई पुनर्जीवित कर रहे हैं संबंधों को, ऐसा भी लगता है। कई हो रहा है। देवेंद्र पाठक आ गए हैं। ठीक है देवेंद्र पाठक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस पेज पर बोलने का अवसर दिया, करने का अवसर दिया जी, और आपके कुलपति महोदय का स्वागत। अब आ जाते हैं, अब जो आज मैं भाषण करता नहीं हूं, मतलब किसी चीज के बारे में कम पसंद करता हूं, संभाषण करना अधिक पसंद करता हूं। अर्थात जैसे दर्शक और अभिनेता के बीच में एक अनकहा संवाद भी होता रहता है रिएक्शन से, वैसे ही हम इसको प्रश्नोत्तर काल में बदलें। आपके मस्तिष्क में जो सवाल हो वो पूछें, मेरे जो अनुभव हैं मैं वो बताऊं। उस तरह से ये सेशन अधिक रोचक बन सकता है। एक मिनट। जी, कुछ कागजात थे, उस पे काम साइन करना था। तो अगर आप प्रश्न पूछेंगे, मैं कुछ देर बोलता हूं, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए, उसको हम लोग जहां तक रोचक बना सके चले। संस्कृत रंगमंच के भेदक तत्व नाट्यशास्त्र। दरअसल ये एक ऐसा शास्त्र है, नाट्यशास्त्र, जो पूरी तरह से प्रयोग पर आधारित है।
नाट्यशास्त्र लिखा कब गया? जब पहले संस्कृत रूपकों के लेखन की, मंचन की परंपरा रही एक लंबी, तब उसको शास्त्रगत करने की आवश्यकता हुई। और उसमें भी भरत मुनि कहते हैं कि हर युग इसमें अपने हिसाब से नए प्रयोग जोड़ेगा और नया इसमें समकालीनता और सामयिकता ढूंढेगा। वही नाट्यशास्त्र की नवीनता भी है, प्राचीनता होने के बाद भी, कि लिखा गया प्राचीन है लेकिन उसका समकालीन संदर्भ बहुत उपयोगी है। नाट्यशास्त्र के बारे में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि हमारे यहाँ विशेष रूप से हिंदी पट्टी के अभिनेताओं ने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नाट्यशास्त्र पर नहीं की। नाट्यशास्त्र के बारे में हमारे कई आदरणीय मीडिया के समीक्षक भी उतना नहीं जानते जितना जानना शायद लिखने के लिए आवश्यक होता हो। कुछ चीजें हमने सुन के रखी हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और देवासुर संग्राम, अमृत मंथन, वो सब कहानी, देवलोक से पृथ्वीलोक पर आने की कहानी, वो सब बुनियादी चीजें मालूम है। लेकिन फिर भी अगर हम चीजों को और विस्तार से देखें तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो प्रयोगों के आधार पर लिखा गया और प्रयोगों के लिए लिखा गया, और उसमें परिमार्जन की, परिवर्तन की पूरी गुंजाइश भी छोड़ी गई। वो कोई रूढ़ अर्थों में ग्रंथ नहीं है कि ये ग्रंथ लिख दिया और अब ये ऐसा का ऐसा ही होगा। भरत मुनि साहब कहते हैं कि लोक अपना निर्णय लेगा समय के साथ, लोक के साथ इसमें परिवर्तन होंगे। लोक मतलब लोग, द पीपल। तो नाट्यशास्त्र में जो मेरा अनुभव है बड़ा विचित्र है। मैं जबलपुर में थिएटर करता था और वहां कोई संस्कृत नाटक ना मैंने देखा था, ना पढ़ा था, ना किया था। 1982 में बना, कारण साहब ने उसकी पहली प्रस्तुति ही चुनी कालिदास समारोह उज्जैन के लिए, चतुर्भाणी। अब हमारे लिए वो बड़ा विलक्षण अनुभव था। हमने कभी ईश्वर दत्त, आचार्यवर रुचि, श्यामिलक, इनके नाम ही नहीं सुने थे। इन्हें लिखा क्या है ये हम जानते नहीं थे। भाण क्या है, तो बाद में कारण जी ने बताया, प्रोडक्शन जब शुरू हुआ, कि भाण 10 रूपकों में से एक रूपक है और हम लोग 4 भाण करेंगे एक के बाद एक, इसलिए इसका नाम चतुर्भाणी है। वो बहुत बड़ा प्रयोग था। हालांकि उस समय वो बहुत सफल नहीं रहा, लोगों ने उसकी आलोचना भी की, अप्रिशिएट बहुत कम लोगों ने किया, क्योंकि कारण जी जैसा विद्वान व्यक्ति, पद्मश्री, एनएसडी के एक्स डायरेक्टर, और वो काम कर रहे थे हम जबलपुर, गुना, भोपाल, रायपुर और सतना और ऐसे लोगों के साथ, जो बहुत ज्यादा उस परंपरा से परिचित ही नहीं थे, बल्कि कहना चाहिए कि अपरिचित ही थे। मेरा सौभाग्य है कि उस प्रोडक्शन के पहले, चतुर्भाणी के प्रोडक्शन के पहले, नाट्यशास्त्र को पढ़ाने के लिए आदरणीय कमलेश दत्त त्रिपाठी जी को कारण जी ने बुलाया पूरे 15 दिन, और 15 दिन वो सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक अलग अलग सेशन में नाट्यशास्त्र के ऊपर विषय क्लासेस लेते थे। नायकों के प्रकार, नायिकाओं के प्रकार, भाषा के प्रकार, वृत्ति के प्रकार और उसके परफॉर्मेंसेस, और वो स्वयं भी बहुत कुशल ढंग से अभिनय करके भी कई बार चीजों को, जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चर, प्रदर्शन मूलक व्याख्यान, उसमें भी बदल देते थे। लेकिन फिर भी संस्कृत नाटक तब भी उतने ज्यादा समझ में नहीं आए और नाट्यशास्त्र तो तब तक पढ़ा ही नहीं था। बाद के वर्षों में नाट्यशास्त्र पढ़ा और तरह तरह के संस्कृत नाटकों, रूपकों से मेरा परिचय हुआ, और मेरा रूपकों में मुख्य, जैसे शाकुंतलम हमारे साथ हुआ, उससे पहले उरुभंगम हुआ कावलम नारायण पणिक्कर जी के साथ। तो हमने सामवेद की चांट करते हुए और कलरी पाटू के देते हुए एक प्रस्तुत की। उसके पहले हमें 2 अनुभव और हुए थे रंगमंडल। कारण जी ने मालविकाग्नि मित्रम किया, तब उन्होंने उसको बुंदेली डायलेक्ट में किया, और विदूषक को केंद्र, और विदूषक भी 2 कर दिए,
एक तो दैहिक विदूषक और एक मन का विदूषक, जबकि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में विदूषक एक ही है। लेकिन कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में कारंजी ने शुरू में ही कहा कि एक 16 साल की लड़की और एक 45 साल के पुरुष की, विवाहित पुरुष की प्रेम कथा बहुत ज्यादा विश्वसनीय लगे ना लगे अग्निमित्र और मालविका की, लेकिन ये विदूषक अपनी समकालीन टिप्पणियों से कालिदास को आज का बना देगा। और वही हुआ। मालविकाग्निमित्रम के इतने शो हुए, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे सैयाम है कोतवाल जैसा नाटक कॉमेडी में चलता है, वैसे ही मालविकाग्निमित्रम के वर्षों शो होते रहे, यहां तक कि रंगमंडल बंद होने के बाद भी कलाकार, उसमें हमने बोली में क्लासिक की ताकत को समझा। हमने समझा कि कालिदास उज्जैन के थे या कहीं के भी थे, तो वो भी कहीं स्थानीय थे। हमने ये जाना कि संस्कृत में सारे लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, बल्कि संस्कृत तीनों का प्रयोग किया जाता था संधारण के हिसाब से। उसके बाद हमने मृच्छकटिकम किया, और मृच्छकटिकम मालवी में किया। अब ये एक अलग प्रयोग था। शकार, चारुदत्त, वसंत सेना सब मालवी में बोल रहे हैं, उसके गीत भी मालवी में हैं, और उसके रंग संगीत में भी मालवा के अंचल की खुशबू तैर रही है। उस नाटक को भी लोगों ने पसंद किया। तब तीसरा फिर एनएसडी सेकेंड ईयर में कावलम नारायण पड़क्कर जी का उरुभंगम जो मैंने बताया, उसमें मैं बलराम कर रहा था, और चतुर्भाणी में मौका मिला था मुझे मुख्य भूमिका निभाने का श्यामेलक के पाद ताड़िकतम में, और मालविकाग्निमित्रम में मैंने बैतालिक की भूमिका भी और गुरु की भूमिका निभाई थी, मालविका के गुरु की। है तो महाराज खूब अपनी चिनार के, देखत दिखाऊ तुम्हें नीके लगत हैं, सागर अथाह बाकी गैल पकड़े सब, ऐसे महाराज को सब आई उमगत है। ये कह के गुरु आता है, गुरु अग्निमित्र की प्रशंसा करते हुए। तो बुंदेली में वो गुरु बोल रहा है। अब वो हम संस्कृत में उसको पहले पढ़े, हिंदी में मोहन राकेश का अनुवाद भी पढ़ा। उसके बाद जब मैं थर्ड ईयर एनएसडी में था, तो हम लोग का एक फोक एरिया का टूर लगता था, जहां रह के 1 महीना रह के उसका अध्ययन करके सीख के उसी शैली में किसी क्लासिक को करना पड़ता था। उस कैंप के डायरेक्टर थे रतन थियम, स्कूल के हमारे एनएसडी के डायरेक्टर उस समय थे मोहन महेशी जी, और कैंप डायरेक्टर होने के बाद भी प्ले डायरेक्टर के लिए उन्होंने चुना, रतन थियम जी ने, ईबो सीनियर रंजीत कपूर साहब के बैचमेट है शायद। ईबो तुम्बी साहब ने मणिपुरी नट संकीर्तन शैली में हम लोग के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम किया। तब हमने रंग है वो कितना लंबा, रिस्ट्रेन्ड और सस्टेन्ड है। मतलब उसमें जो शुरू में नट जला के और हाथ यूं करके झुककर सफेद कपड़े पहने, आथोई बीनी नौबो दीप से, गौरांगी पोकना आथो में, ये मणिपुरी में होता था। और उसके बाद ही रथ, और फिर दुष्यंत दिखता है शकुंतला को तो शुद्धांत दुर्लभ बम्बपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य, संस्कृत में बोलने लगता है, और फिर उसके बाद एकदम शुद्ध हिंदी पे आ जाता है। तो सिर्फ भाषा के स्तर पे भी कई प्रयोग ईबो तुम्बी साहब ने किए, और उसका शो हम लोग ने मणिपुर में हेक्सागोनल स्टेज में, षटकोणीय मंच में, ओपन एयर में किया, मंडप शैली में। और इम्फाल से शो करके हम लोग कोहिमा आए, कोहिमा से शो करके हम दीमापुर आए, और दीमापुर से शो करके हम गुवाहाटी होते हुए दिल्ली आए, और एनएसडी के सर्कुलेशन में फिर लास्ट के 3 शो हुए, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई। उसमें मैं दुष्यंत कर रहा था, और हमारी बैचमेट मीता वशिष्ठ उसमें शकुंतला कर रही थी, भारती शर्मा उसमें मिश्र केशी कर रही थी, और प्रियम वदा कर रही थी, डबल रोल कर रही थी। बहुत ही अच्छा अनुभव था। हमारे साथ मॉरिशस के लोग थे, ऋषि बने हुए थे, ब्रह्मचारी बने थे, महावीर शारंग राव बने हुए थे, मॉरिशस के थे। इरफान हमारे प्रिय मित्र जो अब नहीं रहे, वो उसमें कण्व का रोल करते थे। जा बेटी जा, जब
तेरा बेटा राजा बन जाएगा तब पुनः लौटकर फिर तू दुष्यंत के घर से इस आश्रम में आ सकेगी। वो आश्रम में विदाई का सीन जो है 4th एक्ट शकुंतलम का, जो उसका 7th एक्ट है जिसमें वो विलाप कर रहा है दुष्यंत शकुंतला की पेंटिंग देखकर, उसको बड़ा अद्भुत ढंग से वो तोम्बी साहब ने किया कि एक पेंटिंग में शकुंतला, अनुसुईया और प्रियंवदा एक मुद्रा लिए हुए हैं और पूरी तरह से स्थिर हैं, हिलना नहीं है। और दुष्यंत के रूप में मुझे जाके अपने अश्रु निकालकर रोदन करना था, वियोग श्रृंगार का वर्णन करना था। और वो करते हुए जो मुझे सात्विक अनुभव हुआ, अभिनय का जो सात्विक होता है, वो मुझे मणिपुर में मिला था 3rd ईयर NSD में, कि कैसे अभिनेता सात्विक अभिनय को छूता है। और उसका कारण था उसका पूर्व रंग, जिसमें शुरू में हम लोग जाते थे, एक देवता की, नाट्य देवता की पूजा करते थे, मंच पर जाते थे सफेद कपड़ों और पगड़ी में, और दिया जलाकर पूर्व रंग होता था। उसके बाद धिंग धिंगता धिंगता ता धिंता 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 ता धिन धिन धिंता ता धिंता धिंता धिंता, इसमें ही एग्जिट हुई। और यही रिदम जब फास्ट हो गया, धिन धिन धिंता ता धिंता धिंता धिंता, वो रथ वाला मूवमेंट हो गया, वो दुष्यंत का रथ वाला मूवमेंट हो गया, और वो हिरण का मूवमेंट हो गया। तो पहली बार संस्कृत रंगमंच कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसमें आपको रथ भी बनना है, उसमें आपको रथ वाला भी बनना है, आपको रथ पे सवार भी बनना है, सामने से और सामने से उसके आगे बनना है। ये सब अभिनेता करेगा, स्पेस में करेगा। वहां कोई सेट नहीं है और वहां कोई लाइटिंग का चमत्कार नहीं, वहां तो एक्टर है, उसकी देह भाषा है, देह भंगिमा है, उसके है, लय है, ताल है, और उससे रचता एक अलग सौंदर्य शास्त्र का संसार है, जिसे हम संस्कृत रूपकों के रंगमंच संसार कहते हैं। इसलिए संस्कृत रंगमंच में एक बड़ी बात यह भी है कि वो चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि वो हार्ड ट्रेनिंग मांगता है। कि डायलॉग याद करके पट 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 कुछ नहीं कर पाएंगे। करने के लिए पहले आपको गीत, संगीत, कविता और मूवमेंट का मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बोल शकुंतला मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा कोई डायलॉग नहीं बोल सकते शकुंतलम में आप। ये तो शैली की, देह की, जो ताल चल रहा है उसके साथ आपके संस्कृत नाटकों को डायरेक्ट करने के लिए उसको नाट्य शास्त्र और नाट्य शास्त्रीय परंपराओं का विशद ज्ञान होना चाहिए, और समकालीन दुनिया का भी, नहीं तो कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा उस रचना को आज से। वो एक पुराना नाटक लगने लगेगा, जबकि ऐसा है नहीं। बाद के वर्षों में मैंने बहुत से नाटक देखे भी और डायरेक्ट भी किए संस्कृत में। भवभूति के तीनों नाटक, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरित्रम, मुझे संस्कृत के लिए मध्य प्रदेश की तरफ से ग्वालियर में करने का अवसर हुआ। भवभूति समारोह में और कालिदास समारोह में भी मालती माधवम हुआ। मैंने बुंदेली में मृच्छकटिकम किया साहित्य कला परिषद दिल्ली के लिए। मैंने बुंदेली में अभिज्ञान शाकुंतलम भी किया बाद में अपने ग्रुप दोस्त के लिए। मैं तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करता रहा, और उसके बाद मुझे संस्कृत पीठ ने एक काम दिया कि क्या आप संस्कृत दिवस पर संस्कृत में कुछ कर पाएंगे। तो मैंने बोधायन का भगवत अज्जुकियम भोपाल के मिंटो हॉल में देश के जितने संस्कृत विश्वविद्यालय हैं और उनके विभाग प्रमुख हैं, उनके सामने संस्कृत में ही हमारे एक्टर्स ने भगवत अज्जुकियम किया था। तो मैंने बुंदेली में, मालवी में, हिंदी में, मणिपुरी नट संकीर्तन शैली में, और उसके बाद शुद्ध संस्कृत में उस तरह का अनुभव एक अभिनेता और एक निर्देशक दोनों रूपों में लिया है। और उसके बाद ही लगा कि मैं नाट्यशास्त्र के ऊपर कुछ बोलने लायक हो सकता हूं। अब अश्वत्थामा उरुभंगम में दर्शकों के बीच में से चले आ रहा है रैंप से, पूरे अलग ही मूवमेंट है उसके। अब मारीच ऋषि के आश्रम में
मारीच ऋषि का आशीर्वाद देना, मातली का आना, मातली की बातचीत करना और शकुंतला दुष्यंत का मिलन होना और एक चक्र में घूमते जाना हेक्सागोनल स्टेज पर, जिसमें 6 तरफ से दर्शक आपको देख रहे हैं। तो एक्टर को एक नई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी कि प्रोसीनियम के बाहर या खुले रंगमंच के बाहर या इंटीमेट थिएटर के बाहर हेक्सागोनल स्टेज में, षटकोणीय रंगमंच में 6 तरफ के दर्शकों में, जिसमें बीच बीच में फ्रेम है मंडप जैसे, कैसे दिखाया जाए। तो एक डायलॉग को शायद चारों तरफ बोलना पड़ेगा, मेरे को ऐसा पूरा बोलना पड़ेगा। अगर ऐसा ही बोल दिया तो वन डायमेंशनल फ्लैट हो जाएगा और संस्कृत रूपक की शुद्धता खत्म हो जाएगी। मैंने अंक जो है 10 रूपकों में उरुभंगम, उसका निर्देशन भी किया संस्कृत पीठ के लिए बाद के वर्षों में। तो लगभग 12 संस्कृत रूपकों के अलग अलग फॉर्मेट के भांड किया मैंने, नाटक किया मैंने, प्रकरण किया मैंने, प्रहसन किया मैंने, अंक किया मैंने, व्यायोग किया मैंने, मध्यम व्यायोग भास का और भभूति के 3। मुझे लगा यथार्थवादी अभिनय या लोक शैली के अभिनयों से बहुत बहुत मुश्किल और दुष्कर कार्य है संस्कृत रंगमंच में अभिनय करना, निर्देशन करना, वैसे अभिनेताओं की टीम लाना। शायद इसलिए आजकल कोई 2-1 लोग रुचि लेते हैं, ज्यादा टीम नहीं मिलती। जो बोले हम 1 महीने रिहर्सल कर, 2 महीने 1 महीने रिहर्सल करेंगे इस नाटक की, मूवमेंट, म्यूजिक, कविता, डायलॉग बोलने की स्टाइल, शैली, नहीं संभव ही नहीं है। उसके बदले में लोग बोलेंगे कि शंकर शेष का फंदी कर लेते हैं, 2 ही एक्टर हैं, आजाद घर कर लेते हैं, 2 ही एक्टर है। तो हम हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा मुश्किलों से, कठिन, इसलिए हमारा बौद्धिक परिष्कार नहीं हो पाता। हम चालू और सस्ते हो जाते हैं, हम इतने चालू और सस्ते हो जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कब चालू और सस्ते हो गए। इतना बौद्धिक घालमेल का घपला है। आज की पीढ़ी को चाहिए कि मैं जब युवा था तो हमारे समय डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी थे, जैन थे, ये करते थे संस्कृत की रूपकों की परंपरा क्या है। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी ने हमें बहुत समझाया, कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने तो समझाया ही, कारण जी ने पढ़ाया। उसके बाद हम लोग लोक कला अकादमी उज्जैन जाते थे तो वहां कभी कभी प्रभात भट्टाचार्य साहब से बात होती थी, वो उस बारे में बात करते थे। उसके बाद श्रीनिवास रथ जो डायरेक्टर रहे वहां के कालिदास अकादमी के, एकदम उद्भट विद्वान, उनके साथ घंटों हम लोग बैठते थे और चाय पीते हुए बस उनको सुनते थे और जो अच्छा लगता था उसे नोट करते थे। तभी पता चला कि कुतुब क्या है, तभी पता चला कि मतवाणी क्या है, तभी पता चला कि संवाद शैली यूरोपियन रियलिस्टिक नाटकों में और भारतीय लोक शैली के नाटकों में और भारतीय यथार्थवादी नाटकों में वो कहीं नहीं है जो संस्कृत रूपकों में है। क्योंकि हम या तो अपने से बोलते हैं तो बोलते हैं सोलो है, सोलो लॉकी है, मोनोलॉग है, या तो हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर बात करते हैं और या तो कभी हम ऑडियंस से बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। लेकिन संस्कृत रूपक में है, संस्कृत में है नेपथ्य भाषित, आकाश भाषित। कोई श्राप दे रहा है या आशीर्वाद दे रहा है, वो आकाश भाषित है, वो देवता या ऋषि मुनि दे रहे हैं। नेपथ्य मतलब कोई उस नाटक का ही सहचरित्र या सह अभिनेता या अभिनेत्री आपको आवाज दे रहा है। जनांतिक, पूरी तरह से दर्शकों के लिए, स्वगत सिर्फ अपने लिए। इतनी शैलियां संवाद या वाचिक की ही आपको मिलेंगी। आज के आधुनिक अभिनेता को शायद ये मालूम ही नहीं है। आज का युवा अभिनेता मैंने देखा है, वो पगड़ी पहन लेगा गुप्तकाल की, उत्तरीय ले लेगा, धोती ले लेगा, टीका लगा लेगा, तलवार ले लेगा, बहुत सुंदर नायक के रूप में वो मंच पर आता है और फिर वो यथार्थवादी अभिनय करने लगता है। अरे शकुंतला, तुम प्रियमदा बैठो ना, ऐसा लगता है जैसे कमरे में बैठ के बात कर रहे हो। मतलब मालूम ही नहीं, क्योंकि वो निर्देशक भी अब कहाँ है। कहाँ है कारण साहब, कहाँ है हबीब साहब, कहाँ है कावलम नारायण पणिक्कर साहब, कहाँ है ईबो तोम्बी जी। इन लोगों ने संस्कृत नाटकों के परंपरा को एक नया रूप दिया था। अभी बनारस में काम करते हैं, मुझे मालूम है, भूमिकेश्वर जी काम करते हैं, भूमिकेश्वर जी का अपना एक योगदान है। लेकिन
मैं उस युग की बात कर रहा हूं जब मोहन राकेश का आधे अधूरे, मौलियर का दुहाई लुकमान, गिरीश कर्नाड का है वदन और महेंद्र विक्रम बर्मन का मत्त विलासम एक साथ होता था, एक ही संस्था, एक ही ग्रुप या एक ही शहर में होता था। मुझे तो यह अवसर भी मिला है कालिदास समारोह में पार्टिसिपेट करने की बात तो छोड़ दीजिए। एक बहुत अच्छा आयोजन कमलेश दत्त जी ने कराया था। उन्हें क्या कराया था, कालिदास का जो नाटक है विक्रमोर्वशी, उसमें जो पुरुरवा उर्वशी के लिए विलाप कर रहा है, तब वो हिरन से पूछ रहा है, घोड़े से पूछ रहा है, चट्टान से पूछ रहा है, आकाश में देख के पूछ रहा है, पेड़ की लता से पूछ रहा है। वो अकेला है और सबसे उर्वशी के बारे में बात कर रहा है। विरह वेदना का चित्रण है। वो चौथा एक्ट उस साल रतन थियम ने अपने तरीके से, कावलम नारायण पणिक्कर ने अपने ढंग से और हबीब तनवीर साहब ने अपने ढंग से किया था। और एक वर्षन कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने भी कालिदास अकादमी की ओर से किया था। एक ही रचनाकार के एक ही एक्ट के 4 कितने डिफरेंट वर्षन आ सकते हैं, क्योंकि जहां त्रिपाठी जी के वर्षन में नाट्य शास्त्रीय पद्धतियों का रूढ़िगत पालन किया गया था और उसकी समकालीनता को भी देखा गया था, हबीब साहब ने उसे लोक शैली में बदला था। रतन साहब ने उसे मणिपुर के लोक अनुष्ठान और रिचुअल्स से ढूंढा था, रिचुअलिस्टिक थिएटर, आनुष्ठानिक रंगमंच में बदल दिया था। कावलम नारायण पणिक्कर सामवेद की पाठ के साथ, चैंटिंग के साथ, तय्यम और भूतम और कुड़ियाट्टम के तत्व लेकर उर्वशी और विक्रम को, पुरुरवा को मंच पर दिखा रहे थे। एक विद्यार्थी होने के नाते, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सेकंड ईयर में पढ़ता था तब मैं, और मैं सेकंड क्लास में सफर करके बिना रिजर्वेशन आया था वो देखने के लिए। देखने की बड़ी ललक शुरू से रही है, क्योंकि जब तक देखते नहीं है तो हम खुद को भी नहीं खोज पाते कि हमारे अंदर क्या है या हमें क्या करना चाहिए या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। संस्कृत नाटकों की, रूपकों के मंचन की परंपरा सिर्फ विश्वविद्यालयों और उसके विभागों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वो भवभूति के नाटकों की तरह इतनी लोकप्रिय होनी चाहिए कि राज दरबार में भी हो रहा है, मंदिर में भी हो रहा है, तो कन्नौज के मेले में भी हो रहा है जनता के बीच। जब तक जनता उसको फिर से स्वीकृति नहीं देगी, वो विश्वविद्यालयों और विभागों के लिए तो महत्वपूर्ण बना रहेगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए भी बना रहेगा, क्योंकि वहां एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन आज का रंगकर्मी उससे कितना जुड़ा है? शायद 95% ऑफ द theater people, they are totally unaware, unconcerned, and nothing to do with Natya Shastra these days, as far as my concern and experience is saying. मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी। कोई प्रश्न हो तो उस पर बात करें। हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। काल हो जाए, लगभग 25-27, तब आप भी 27 सवाल तो दीजिए। क्वेश्चंस। हेलो, हो गया? कोई सवाल नहीं है तो फिर हम अपनी तरफ से पटाक्षेप करें। 2 मिनट और इंतजार करते हैं। क्या है सवाल? केशव बघेल क्या पूछ रहे हैं? आज के कलाकार कैसे ज्यादा से ज्यादा संस्कृत भाषा को समझें? अरे भाई, क्या बात कर रहे हैं? स्कूल लेवल से संस्कृत पढ़ाई जाती है। अब हम लोग संस्कृत पढ़ते कहाँ हैं?
संस्कृत में हम लोग थोड़े बहुत मंत्रोच्चार सीख लें। संस्कृत सीखने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप थोड़ा नाट्यशास्त्र के श्लोक याद कर लें, थोड़े देवी के मंत्र याद कर लें, थोड़े शंकर जी विष्णु जी के मंत्र याद कर लें, आप थोड़ा अपने उच्चारण को सुधार लें। संस्कृत से उच्चारण इतना अच्छा शुद्ध हो जाएगा। और संस्कृत टीचर हर शहर में है, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, संस्कृति के केंद्र हैं, संस्कृति के विभाग हैं, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजेस में है। हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। वो क्यों आएंगे हमें संस्कृत सिखाने के लिए? खुद सीखना है तो हमें खुद उन तक पहुंचना पड़ेगा। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। संस्कृत पढ़ने वाले युवा संस्कृत नाटकों में भाग लेते तो बहुत अच्छी भाषा की शुद्धता को कम से कम जानते हैं, लेकिन वो शायद प्रयोग के लेवल बड़े प्रैक्टिस या उनकी नियमितता नहीं है। मतलब अगर संस्कृत में एक रूपक करते हैं तो साल में क्या उसके 40-50 शो ना सही 15-20 शो करते हैं क्या? अगर एक साल में 15-20 शो करते हैं एक रूपक के तो ग्रोथ होने की उम्मीद है, लेकिन 2 शो 1 शो ग्रोथ होती नहीं। वो एक छोटा सा अनुभव बन के रह जाता है और फिर चरित्र और नाटक की यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है। युवाओं को ये देखना चाहिए ना। आप महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, उसमें आप कई बार संस्कृत शब्द नहीं सुनते। भाताश्री, माताश्री, काकाश्री, है ना, आयुष्मान भव, दीर्घायु, तो संस्कृत आती है धीरे धीरे। और अभिनेता थोड़ी है, क्योंकि मैंने कहा संस्कृत काल में भी प्राकृत और पाली का प्रयोग होता था ना। हर ही आदमी थोड़ी शुद्ध संस्कृत में बात करता था। तो पढ़े संस्कृत रूपकों को। नटरंग ने पूरा विशेषांक छापा है उसके रूपकों का, और बहुत सारी किताबें हैं संस्कृत रंगमंच के ऊपर। उनको पढ़िए, उनके हिंदी अनुवाद भी हैं। एक तरफ संस्कृत में दिया है, एक तरफ हिंदी में दिया है। ऐसे ही आप ये एक तरफ संस्कृत श्लोक, एक तरफ हिंदी श्लोक, आपका और भाषा के ऊपर पकड़ ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बंगला पृष्ठभूमि के हिंदी नाटक के संवादों में बंगला, विजय आनंद जी, ये तो हर भाषा अपना एक फोनेटिक्स है, का एक तरीका है। जैसे अय्या अय्या, ये बोलते साथ ही आपको एक समुदाय या एक एरिया याद आएगा। अगर कोई बोल रहा है कि क्यों, हाँ कैसे हो, आपको कोई इलाका याद आएगा। तो बंगला में भी औ बहुत आता है। मेरा नाम हिंदी में आलोक है, बंगला में औलोक है। हिंदी में जो रवि है, बंगला में रोबी है। तो होना, शब्दों का राउंड होना, गोलाकार होना, वो बंगला भाषा की एक पुट है। दूसरी बात यह कि बंगला भाषा मीठी भाषा है, वो बहुत हार्श नहीं है, कर्कश भाषा नहीं है। मतलब उसमें बोलते हैं हूं हिंदी में, विद यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं, लेकिन बंगला में बोले राग को रेची, तुम्हारे राग को रेची। अब बताइए, इसमें कोई गुस्सा भी आपको दिखाई दे रहा है क्या? इसमें तो राग ही सुनाई दे रहा है, वो भी संगीत में है। तो बंगला पुट ऐसे आएगा। किसी बंगाली से मिलिए, वो देखिए कैसे बात करता है। आधी बंगाली, आधी हिंदी, आधी अंग्रेजी कुछ मिला के बोलता है वो, और बोलता है, আমি कोलकाता हिंदी नहीं बोल सकता, এই জন্য सामान्य सामान्य हिंदी अंग्रेजी में बोलता है। तो उससे पूछ बंगला पुट कैसे में तो रहा 20 साल, यहां रहा 40 साल, तो हिंदी का हम लोग दिखाने के लिए भी तो कई बार करते हैं। लेकिन आपने नाटकों के संदर्भ में और कोई सवाल? आपको एक अभिनेता के तौर पे क्या सर, विदूषक के बारे में, अंकित पांडे, विदूषक मस्खरा नहीं है, विदूषक जोकर नहीं है, विदूषक क्लाउन नहीं है। ये सब अलग अलग चीजें हैं। मस्खरा मतलब जो हर चीज की मस्खरी करता है, मजाक करता है, हंसी उड़ाता है। क्लाउन मतलब जानता है। फूल
तो बातें तो बड़ी मूर्खतापूर्ण करेगा, लेकिन अर्थ बड़ा गंभीर होगा। शेक्सपियर के नाटकों में फूल्स की परंपरा को दिखाया गया है, और वो इंग्लैंड में पहले से प्रचलित परंपरा थी। हमारे संस्कृत से विदूषक ब्राह्मण व्यक्ति होता है, खूब खाने वाला होता है, खूब विद्वान होता है, राजा का मित्र होता है, लेकिन वो राजा की बात को उसके मुंह पर गलत कह सकता है, इतना साहस रखता है। जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में वो थोड़ा अकेलापन, एक उदासी उसके अंदर। विदूषक का चरित्र मूल रूप में वैसा दिखाया गया है। नमस्कार साथी, कैसे हैं संजय भाई? बढ़िया, ठीक ठीक बा। चलिए, नमस्कार। देवेंद्र पाठक जी पूछ रहे हैं, दादा नाट्य शास्त्र के अनुसार दशरूपक पर थोड़ा। दशरूपक तो वो बताए गए हैं ना कि नाटक है पहला। नाटक मतलब जो मिनिमम 5 अंक का होगा, फिर या तो 7 अंक, तो 10 अंकों के नाटक भी। विदूषक, सॉरी कॉल आ गया था, विदूषक उसका के साथ साथ चलती है, और कुछ स्थावरक विट तरह के नाटक में एक पूरी तरह से आपको रस निष्पत्ति होने का अनुभव भी मिलेगा लंबे समय तक। उसका दूसरा प्रकरण है, प्रकरण महत्वपूर्ण होता है। मृच्छकट्टम उसका उदाहरण है। समाज का हर वर्ग मिलेगा उसमें, बौद्ध भिक्षु मिलेगा उसमें, चोर मिलेगा, क्रांतिकारी मिलेगा, ग्वाले का बेटा मिलेगा, राजा मिलेगा, रानी मिलेगी, ब्राह्मण मिलेगा, सब मिलेंगे। होता है वो प्रकरण। मृच्छकटिकम उसका एक अद्भुत उदाहरण है। प्रकरण है, नाटक है। प्रहसन भगवत अज्जुकियम बोधायन का एक होगा, मतलब कम पात्र होंगे, घटना एक ही होगी और 1 एक्ट में ही खत्म हो जाएगी। तो भगवत अज्जुकियम के स्ट्रक्चर को देखे तो हास्य रस प्रधान प्रहसन, और आपका भांड एकल, उसके बाद आपका अंक जिसमें नायक जो होगा वो धीरोधत है, दुर्योधन, लेकिन अंत में वो किए हुए कुकर्मों पर पश्चाताप करता है और स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो उसका इसलिए अद्भुत है। में क्या ट्रेजेडी होता है, हैमलेट का डेथ ऑफ सेल्समैन, विली लोमन का डेथ में दुर्योधन जब रहा है कि देखो देखो अभिमन्यु मुझे चिढ़ा रहा है क्योंकि मैंने इसे, देखो इंद्र ऐरावत लेकर आया है, देखो ऋषि मुनि मुझे आशीर्वाद देने आए, मेरे भाई जो सब मर गए हैं वो सब मेरे स्वागत के फूल लेकर आए, आ रहा हूं। और ये कहते कहते टूटी टांगों वाला दुर्योधन अपने टांगों पर सीधा खड़ा हो जाता है और वो चला जाता है। ये एक अद्भुत परकाया प्रवेश की भी जो बात कही गई तजुकियम में, जो का और भगवत के बीच में इस तरह समवकार है। उसके बाद डिम है, वीथी नाटकम है, सड़क पर होने वाला नाटक वीथी नाटकम। और वकार में तो लड़ाई के दृश्य होते हैं और समवकार में जादू टोने और लड़ाई के दृश्य भी होते हैं। जादू टोना मतलब मैजिकल एक्टिविटीज, तो इसका मतलब है कि एक्टर को मैजिक का भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, हाथ की सफाई, जादू दिखाना वगैरह कैसे करेंगे। उसके बाद कई नाटक ऐसे हैं संस्कृत रूपकों में जिसमें तांत्रिक अनुष्ठान दिखाए गए हैं, जैसे भगवत मत्तविलासम, उसमें शमशान घाट में कापाले खोपड़ी लेके बैठा है और अनुष्ठान कर रहा है, अघोर तंत्र की साधना कर रहा है वो। तो अब आप देख सकते हैं कि समाज के कितने विषय, कितने चरित्र और कितनी संवेदनाएं एक साथ घटित हो रही होती हैं संस्कृत रूपक में। संजय ने 10 रूपक अलग से लिखा है और उसमें उसका जो नाट्यशास्त्र में वर्णन है उसके आधार पर विस्तार से वर्णन किया है। अभिनव गुप्त का अभिनव दर्पण भी आप पढ़ सकते हैं। साप्ताहिक अथवा
मासिक संस्कृत नाटक बिना हतोत्साहित हुए किए जाना चाहिए। प्रयास ही होना चाहिए कि कथानक पौराणिक या सर्वप्रसिद्ध होना चाहिए। कथा पौराणिक हो, सर्वप्रसिद्ध हो या जो भी हो, मुझे लगता है वो आज के समाज से जुड़ती है या नहीं, वो आज के समाज के लोगों को दिखाती है कि नहीं, उनके सपनों को, उनके आकांक्षाओं को, उनकी समस्याओं को, उनके संघर्ष, उनकी जिजीविषा को। उसके बगैर संस्कृत नाटक करें या जयशंकर प्रसाद के नाटक करें या भारतेंदु या सेल्समैन करें या आप जो भी कर दें, लोग एंगर कर दें, उससे कुछ नहीं वाला। हासिल तभी होगा जब पौराणिकता में भी हम आज की दुनिया को, आज के आदमी को देख सकें। इसलिए रंगमंच आज का होता है, वो होता आज देख या इतिहास से निकलकर लोग नहीं आते करने के लिए, मेरे विचार से। नाट्यशास्त्र को फॉलो करते या कैमरा एक्टिंग को समझ पाना कहां तक सार्थक हो पाएगा। मिलन सिंह उदाहरण के रूप में मैं बैठा हूं, मैंने फिल्में की हैं, टीवी है, डॉक्यूमेंट किया है, रेडियो किया है, संस्कृत नाटकों के बारे में मैं आपको बताया, लेकिन मैं रियलिस्टिक नाटकों में अभिनय के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हूं और मैंने सांगीतिक नाटकों में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ऐसा कुछ दमोह के बुंदेलखंड से आया हुआ ये व्यक्ति जब कर सकता है, जिसके पास ना कोई आधार था ना कोई समझ, तो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और मिलने वाले अवसरों के आधार पे ही तो आगे बढ़े, उन अनुभवों से ही तो सीखा। तो मैं तो कभी नहीं बोल, मैं तो कभी कुंतलंग पर दुष्यंत करते समय ऐसा कुछ होता नहीं है सर। जथो देह तथो बुद्धि, जथो बुद्धि तथो भाव, जथो भाव तथो रसा, हरि अनंत मुंडे मति भिन्ना। मनोज मिश्रा जी मैंने विस्तार से बता दी है, आप रिकॉर्डिंग को फिर से सुन लेंगे, के तौर पे, अभिनेता के तौर पे क्या सीखा उसमें विस्तार से बताया है। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। भास के नाटकों में से सबसे अच्छा आपको कौन सा नाटक? नमस्कार करता हूं, कैसे हैं आप? आपको देखता रहता हूं, आपको दूसरे पेजेस पे सुनता रहता हूं, बड़े सार्थक वक्तव्य आप देते रहते हैं और समानांतर से भी आपने बहुत बढ़िया काम पेज से शुरू किया है। मैं भास का जो सबसे अच्छा नाटक मानता हूं, मुझे भास का नाटक अविमारक आज भी बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। एक्ट भी नहीं कर पाया, डायट भी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 23 साल पहले सबसे पहली बार उसको पढ़ा था। तो एक अलग अनुभव होता है कालिदास का। भास के नाटकों में उरुभंगम जब कावलम नारायण पणिक्कर, एक विलक्षण अनुभव था कि साइड रैंप से साइड मूव करते हुए सेंटर स्टेज तक पहुंचना है, और ये उचित नहीं हुआ। कुछ इस तरह का एक पैटर्न था, क्योंकि मैंने उस अनुभव की। भास का दरअसल हर नाटक चुनौतीपूर्ण है। आप स्वप्न वासव दत्तों के बारे, नारायण के बारे में क्या, जो चारुदत्त लिखा है भास ने, उसके बारे में विमारक है, उरुभंगम है, मध्यम व्यायोग है। दरअसल भास सबसे अधिक प्रयोगशील कर रहे हैं। कालिदास महान है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग तो भास ने किए हैं। नाट्यशास्त्र की मृत्यु के दृश्य पर दिखाए हैं, जबकि नाट्यशास्त्र के हिसाब से, रूढ़ियों के हिसाब से इनका मंच पर प्रदर्शन नहीं। भास ने दिखाया है और खूब दिखाया है, और आज तक खेला जाता है। कर्णभारम, द ग्रेट प्ले, जब कर्ण का फॉल होता है, कावलम नारायण पणिक्कर के, उसमें मोहनलाल जी करते थे, द ग्रेट एक्टर।
वो कमानी स्टेज पर जब कर्णभार में यूं गिरते थे, ऐसा लगता था कि विराट बरगद का वृक्ष जड़ से उखड़कर जमीन में चला गया है। अपनी मां के लिए रथ का टूटा पहिया हाथ, वो किसी यथार्थवादी अभिनय से ज्यादा बड़ा रस निष्पत्ति करने वाला था। एक अभिभाषक के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर मेरे लिए भास हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, भास हमेशा ही क्रांतिकारी रहे हैं। भवभूति लोक जीवन के पास चले गए और लोकप्रिय हो गए, कालिदास महान हो गए, लेकिन महान प्रयोगधर्मी नाटककार जिसने निर्देशकों और अभिनेताओं के लिए नई नई चुनौतियां मंच पर प्रस्तुत की, वो महाकवि भास है। धन्यवाद। लोकनाट्य शैली संस्कृत रंगमंच को मिला सकने वाले प्रयोगों के बारे में दीपक भारद्वाज जी, मैंने बुंदेली और मालवी के प्रयोग मृच्छकटिकम और शाकुंतलम के शुरू में ही बताए थे, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नट संकीर्तन में किया वो भी बताया मैंने। कावलम नारायण पणिक्कर के जो तय्यम धूतम और कुड़ियाट्टम शैली में जो किया, कथकली के मूवमेंट का सहारा लेते हुए गुरुभंगम, उस बारे में भी मैंने बताया। दरअसल अब हम जब समकालीन रंगमंच में देखते हैं तो हबीब साहब भी मृच्छकटिकम करते हैं, वो छत्तीसगढ़ी में करते हैं, और सालों चला है। ठाकुर राम से लेके गोविंद राम दीपक तिवारी जी तक ये सालों चला है, वो कम से कम 25-30 साल चला है नया थिएटर का, वो बोली में चला है। हम संस्कृत को संस्कृत में ही क्यों करें? समाज में कितने लोग हैं जो समाज में कितने लोग हैं जो संस्कृत में राशन खरीदने जाते हैं, टिकट खरीदने जाते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर्म भरते हैं? कितने लोग हैं संस्कृत बोलने वाले? संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा है। वो आने वाले आर्टिफिशियल भाषा नासा ने डिक्लेयर की, उसका अपना एक वैज्ञानिकीकरण है। लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, संस्कृत नहीं सीखने जा रहे हैं उतने ज्यादा। आप बहुत युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो इन संस्थानों में शिक्षा लेते हैं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो इस देव भाषा को जीवित रखे हुए हैं। वो इस देव भाषा को आज इस युवावस्था में जब वो संस्कृत में कर ही नहीं सकता। ये जब मैंने बनारस के एनएसडी रिसोर्स सेंटर के अंकुर को सुना, यहाँ नाट्य विद्यालय में उन्होंने पिछले साल वक्तव्य दिया था, क्या वक्तव्य दिया था, पूरा संस्कृत में दिया था। मैं देवेंद्र पाठक जी को भी संस्कृत में बोलते हुए सुनता हूं, मुझे लगता है एक युवा कितना अच्छा बोलता है। लेकिन आज के रंगकर्मियों के ग्रुप को देखिए ना, अब कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई पत्रकारिता पढ़ रहा है, कोई बीए कर रहा है, और वो संस्कृत सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए भी नहीं होता, उसे दरअसल बॉम्बे जाना है, बॉम्बे में संस्कृत का काम जाता है, वहां संस्कृत में काम नहीं है। अपनी परंपरा को भूल जाएं, अपनी भाषा त्रासदी, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? ये संस्कृत को लोक धर्म में भी करना पड़ेगा, तभी उसकी समकालीनता और प्रासंगिकता बची रहेगी, नहीं तो वो म्यूजियम का सामान हो जाएगा। मनोज नायर जी नमस्ते। नमस्ते मनोज नायर जी, नाटक प्रकरण भाषा वियोग सम्मल डिम यामृग विधि प्रहसन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। राजीव रंजन झा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राजीव रंजन जी। नाट्य अनुसंधान केंद्र चतुर्वेद अभिनय में सात्विक अभिनय का उदाहरण बताइए भाई साहब। चतुर्वेद अभिनय में देखिए, मैंने सात्विक अभिनय के बारे में बताया कि जब नट संकीर्तन शैली में मैंने दुष्यंत किया था शाकुंतलम में, तो मन को उस स्थिति में लाना था जब आंसू बह रहे हैं। उसके अगले अंक में भरत से मिला और फिर शकुंतला। अभिनय देखिए ना, शकुंतला ये करके बोलती, वो ना है, वो नहीं बोलती कि मेरे पति हैं। शकुंतला बोलती है मुझसे नहीं, अपने भाई, क्योंकि कुछ और होता तो ये सवाल ही न पूछता। सात्विक अभिनय वो है जब आप चरित्र के मनोभावों से
अपने मनोभावों को जोड़ पाते हैं और उसके बीच में एक आदान प्रदान कर पाते हैं, निकलता है सात्विक अभिनय। उसके लिए बहुत हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता, चिंतन, अभ्यास, निरंतरता और अपने अंदर एक प्योरिटी का सेंस अभिनय करते समय रखना पड़ता है। आप नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी बात है। वो मोहन राकेश का आदेश या कोई रियलिस्टिक नाटक हो या संस्कृत नाटक, सात्विक अभिनय ही दर्शक के दिल को छूता है। शेष तो क्राफ्ट है। क्राफ्ट एक सीमा के बाद खत्म हो जाता है। एक नए एक्टर को क्या कहना चाहेंगे? भैया एक्टिंग करते रहो और पुराने हो जाओ। 35-40 साल लगातार एक्टिंग करते रहो और पुराने हो जाओ, फिर ये सवाल ही नहीं आएगा। अनुपम शुक्ल जी शांत रस, लेकिन कई लोग कहते उसको मूल रस, लेकिन भरत मुनि के अधिकारियों में समय के साथ प्रयोग करते हुए जोड़ा होगा। शांत भाव तो कई जगह है, रोमांटिक हो, वीर हो, धीरोद्धत हो। आप देख सकते हैं कि कोई एक मोमेंट होता है चुप्पी का, शांति का, जहां वो चरित्र बहुत स्थिर मनोयोग में है। जैसे शांति का भाव रखना है तो भगवत अजुकियम में जो भगवत करते हैं उनको अपने अंदर बहुत शांति का भाव रखना पड़ेगा एज कैरेक्टर, शांत रस के लिए। नहीं तो उनके डायलॉग डिलीवरी में ही कोई ना कोई ऐसा भाव आ जाएगा जो उनके चरित्र के विपरीत हो जाएगा, और जब वो फिर दूसरा व्यवहार करेंगे तो वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा गणिका वाला। शांत होना, जब जीवन में आप शांत होना, आप अभिनय में भी शांत होना सीख लेते हैं। जब में भी वो दिखेगी, क्योंकि करने वाले या करने वाली हम और आप ही तो हैं। संगीत से एमए और योग से पीजी किया है, यूनिवर्सिटी से प्ले स्क्रिप्ट माइंड, मार्गदर्शन करें। मैं क्या मार्गदर्शन करूं, मैंने तो इतना काम कर लिया है। अब आपको संगीत करना है तो संगीत करना है, और यूनिवर्सिटी से नाटक किए हैं और स्किट किए हैं तो माइम किया है, तो अगर आपको माइम करना है तो माइम कीजिए। हमारे भोपाल में मनोज नायर जी बड़ा बढ़िया काम कराते हैं। अगर आप कलकत्ता तरफ जाना चाहें तो निरंजन गोस्वामी जी के पास चले जाइए। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। मैं मार्गदर्शक नहीं हूं, मैं तो खुद ही अपना मार्ग ढूंढने वाला हूं और अपना मार्ग ढूंढ रहा हूं। तो एक ढूंढने वाला दूसरे ढूंढने वाले को क्या बताए कि क्या ढूंढना है? मैं अपना ढूंढ रहा हूं, आप अपना ढूंढिए। संगीता जी नमस्कार। आवाज कट कट के आ रही है क्योंकि दरअसल यहाँ कई बार कॉल आ जा रहा है और कई बार वो रिकॉर्डिंग फिनिश दिखाने लगता, फिर बैक आता है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। राजकुमार रैकवार जी नमस्कार। राजीव पांडे जी नमस्कार। तो काफी सारे सवाल हो कर दिया। उसे देवेंद्र पाठक जी एक बार फिर से आपका और जितने लोग भी इस पेज पर सुन रहे थे सबका बहुत बहुत। चैतन्य उषा किरण चंदन पूछ रहे हैं कि नए नाटकों के बारे में, क्या नाट्य विधा संकट में? बिल्कुल, नाटककार हैं हर जगह। वो आजमगढ़ चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। हाँ, अभिषेक पंडित, ममता पंडित। आप जबलपुर चले जाइए, वहां आपको आशीष पाठक मिल जाएंगे। आप इंदौर चले जाइए, विशाल कलमकर मिल जाएंगे। आप सीधी चले जाइए, वहां प्रसन्न सोनी मिल जाएंगे। आप रीवा, वहां योगिंद्र त्रिपाठी जी लखनऊ में भी हैं। आप हर जगह नाटक लिखे जा रहे हैं, नाटक खेले जा रहे हैं और नए नाटक इवॉल्व भी हो रहे हैं। नाट्य विधा बिल्कुल संकट में नहीं है, नाट्य विधा का विकास हो रहा है। हाँ, बोले कि हर नया नाटक होना चाहिए या मोहन राकेश तेंदुलकर और कर्नाड के नाटकों के बराबर होना चाहिए, तो कर्नाड बनने में
जी बनने में और तेंदुलकर जी को तेंदुलकर जी बनने में भी तो समय लगा होगा। उनको भी तो श्रीपाद गडकरी और उस समय के जो मराठी के बड़े लेखक थे उनसे संघर्ष क्रिएटिव लेवल पर करना पड़ा होगा। ये तो हर युग में है। एक युग आता है, वो अपने को स्थापित करता है, फिर एक नई पीढ़ी आती है, वो उससे प्रेरित होती है, फिर अपना मार्ग खोजती है, फिर वो पुरानी पीढ़ी में बदल जाती है और एक तीसरी पीढ़ी आके उससे मार्गदर्शन लेती है। यही हमारे जीवन और रंगमंच की परंपरा है। आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूं, धन्यवाद हूं। आपने इतने दिलचस्पी के साथ सुना और मुझ अकिंचन को बोलने का अवसर दिया। आपका दिन शुभ हो। जय रंगमंच।